हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल गर्ग आईआईटी दिल्ली से। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 5 जो कि है सरफेस केमिस्ट्री के को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो होंगे एडसॉर्प्शन। मेनली हम एडसॉर्प्शन को ही डिस्कस करेंगे और उसका जो उसके अंदर सब टॉपिक्स आएंगे वो होंगे मैकेनिज्म, एडसॉर्प्शन होती कैसे है, एडसॉर्प्शन के कितने टाइप्स हैं, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स, हम इसमें फ्रेंडली आइसोथर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे और लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन। तो चलिए फर्स्ट को लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री। पहले पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री है क्या। Surface chemistry is the branch of chemistry which deals with the phenomenon that occurs on the surfaces or interfaces. Such phenomenon includes corrosion and catalysis, crystallization, etc. यानी कि सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि उन फिनोमिनन्स को डील करती है जो कि इंटरफेस या कि सरफेस पे होते हैं। जैसे मान लो ये पानी है और ये एयर है, तो जो इसके इंटरफेस ये वाली लेयर पे जो भी फिनोमिनन्स हो रहे हैं इस ब्रांच को जो डील करती है उस स्टडी को हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें एक टर्म है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन का मतलब क्या है? ड्यू टू अनबैलेंस्ड अट्रैक्शन फोर्सेस the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed adsorption। यानी कि हमारे जो लिक्विड है या कोई भी हमारा ये मैटर है, इसके यहाँ पे जो इंटरफेस है यहाँ पे देखो, एक तो बल्क में मैटर यानी कि बिल्कुल लेट्स से ये पानी है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि बिल्कुल डीप में है, तो उसे चारों तरफ से इक्वल फोर्सेस लग रही है, लेकिन यहाँ पर उस पर अनबैलेंस फोर्सेस लग रही है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई नया पार्टिकल आता है तो उस पे भी ऐसी अनबैलेंस फोर्सेस लगेंगी तो वो अट्रैक्ट होगा। जैसे इसकी जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड्स है, तो यहाँ पे वो अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बैलेंस है तो यहाँ पे इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से जो पार्टिकल्स यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं उसी फेनोमेनन को हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। ठीक है, the molecular species or substance which concentrates or accumulates at the surface is called adsorbate। यानी कि जो पार्टिकल आकर अट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं एडसॉर्बेट, और जो अट्रैक्ट करने वाला है यानी कि जो हमारा लिक्विड है या फिर जिस सरफेस पे आके वो लगा है उसे कहते हैं हम एडसॉर्बेंट। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NB3 गैसेस आर एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। ठीक है, चारकोल के सरफेस पे ये गैसेस ऑब्जर्व होती है। सिलिका जेल से बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं, एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एयर। जैसे जेल टाइप होती है तो ये क्या करती है, जितने भी उसमें वाटर वेपर्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। अब नेक्स्ट करेंगे चारकोल, सिलिका जेल, metals such as nickel, copper, silver, platinum and colloids are some adsorbents। तो ये हमें बात बता दी उन्होंने कि हमारे पास जो ये चीजें हैं ये सारी एड्सॉर्बेंट्स हैं। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। ठीक है, अब ये बहुत डाउट आता है कि ये दोनों सेम सी लग रही है टर्म्स, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। देखो, it involves unequal distribution of the molecular species in bulk, and at the surface, it involves uniform distribution of the molecular surface throughout the bulk। यानी कि जब absorption होती है ना, तब जो particles हैं वो equally distribute होते हैं throughout the जो matter होता है, bulk होता है। जैसे adsorbent में तो throughout the absorbent वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन में हमें पता है कि वो सिर्फ जो ऊपर ऊपर वाली लेयर होती है ना, ये वाली सिर्फ वो यहाँ पर ही कलेक्ट होते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन में वो पूरे मैटर में फैल जाते हैं इक्वली। तो ये फर्क था। इट इज अ सरफेस फिनोमिनन, बिल्कुल सही बात है, और ये occurs throughout the body of the material। ठीक है, इट इज रैपिड इन द beginning, इट occurs at a uniform rate। इसकी एक रेट होता है कि शुरू में जल्दी फिर थोड़ा सा कम होने लग जाता है, लेकिन इसका बिल्कुल एक यूनिफॉर्म रेट होगा। अब है सोप्शन। सोप्शन एक टर्म होती है, इट इज अ प्रोसेस इन विच बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। और जो उनकी टर्म कहते हैं उसे हम सोप्शन कहते हैं, यानी कि वो प्रोसेस जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों इकट्ठे टेक प्लेस करें तो उसे हम सोप्शन टर्म दे देते हैं। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन होती कैसे? Up, adsorption arises due to the fact that surface particles of the adsorbent are not in the same environment as the particles inside the bulk।
बिल्कुल सही बात है कि जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनका एनवायरनमेंट उन पर अनबैलेंस फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन जो बल्क में जो ये वाला पार्टिकल है इस पे बैलेंस फोर्सेस लग रही है। इसका एनवायरनमेंट और इसका एनवायरनमेंट दोनों अलग अलग हैं। इसी कारण हमारे पास एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म होती है, यानी कि जो बाहर से पार्टिकल आएगा उस पर अनबैलेंस फोर्सेस लगेगी और वो एड्सॉर्बेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। Another important factor featuring adsorption is the heat of adsorption. During adsorption, there is always a decrease in residual forces of the surface. That is, there is decrease in surface energy which appears at heat. यानी कि जब भी एड्सॉर्प्शन होगी तो हमारे पास हीट यानी कि बाहर निकलेगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव व्हेन अ गैस इज एड्सॉर्ब्ड, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि हमारी जो एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी है, वो भी नेगेटिव होगी और जो चेंज इन एंथैल्पी है वो भी नेगेटिव होगी। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास जो गिब्स एनर्जी है उसके नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि अगर वो नेगेटिव होगी तभी तो वो प्रोसेस होगा ना। यानी कि हमेशा ये याद रखो कि जब भी एड्सॉर्प्शन हो रही है, अगर वो प्रोसेस हो रहा है तो वो डेल्टा जी तो नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारा डेल्टा जी नेगेटिव आता है। पर जब भी एड्सॉर्प्शन होगी डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा, ये हमें याद है। Now we have types of adsorption. There are mainly two types of adsorption of gases on solids. एक है physisorption और second है chemisorption. It arises because of van der Waals forces. It is caused by chemical bond formation. यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस कोई केमिकल कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गैस एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन ये स्पेसिफिक होता है क्योंकि हमें केमिकल बॉन्ड्स बनाना है, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, इसलिए स्पेसिफिक है। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि अगर एक गैस एब्जॉर्ब हो गई तो वो वापस छूट भी सकती है, लेकिन अगर एक बार ये बॉन्ड बनी है तो वो वापस आ नहीं जाएगा। ठीक है। It depends on the nature of gas. More easily liquefiable gases are adsorbed readily. जैसे हमने पढ़ा है कि जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए वाला होता है, जिसके ए हायर हायर होता है, जैसे कि जो लिक्विफिकेशन कांस्टेंट जिनका हायर होता है वो जल्दी लिक्विफाई हो जाती है, उनका अट्रैक्शन कांस्टेंट ज्यादा होता है। इसलिए जो ज्यादा अट्रैक्ट हो सकती हैं तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। गैसेस व्हिच कैन रिएक्ट विद द एब्जॉर्बेंट शो केमिसॉर्प्शन, यानी कि यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्सेस से तो वो अट्रैक्ट नहीं होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो रिएक्ट कर पाएगा, जो केमिकल बॉन्ड बना पाएगी गैस, वही यहाँ पे केमिसॉर्प्शन शो करेगी। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो, यहाँ पे एंथैल्पी लो होती है, यहाँ पे काफी हाई होती है क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है। Low temperature is favorable for adsorption. तो नेक्स्ट पॉइंट है कि लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि देखो ना डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। हमने अभी पढ़ा डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो अगर हमें डेल्टा जी को नेगेटिव शो करना है तो टी हमारा कम होना चाहिए। ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उसे टेम्परेचर ज्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी काफी होती है, तो हमें इनिशियली टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है ताकि वो केमिकल बॉन्ड बना सके। जैसे आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि यहाँ पे कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है किसी भी प्रोसेस को, किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए, लेकिन जो फिजिक्स ऑप्शन है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है, और यहाँ पे जो केमिस ऑप्शन है वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी केमिस ऑप्शन में ज्यादा चाहिए होती है। It depends on the surface area. It increases and increase of surface area, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वो एड्सॉर्बेंट से कांटेक्ट बना पाएगा, उतना ज्यादा वो वैन डर वाल्स फोर्सेस से अटैच हो पाएगा। और यहाँ पे भी केमिसॉर्प्शन में भी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा उसकी एबिलिटी बढ़ेगी केमिकल बॉन्ड्स बनाने की। नाइन्थ पॉइंट है, इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस विद अंडर हाई प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो लेट्स से एक लेयर बन गई तो उसके बाद भी
और लेयर बन जाएगी, क्योंकि उनकी वो आपस में अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, उनमें आपस में वैन डर वाल्स फोर्सेस आने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें बॉन्ड कहाँ किससे जो एडसोर्बेंट है उससे केमिकल बॉन्ड बनाना है एडसोर्बेंट के साथ, तो यहाँ पे यूनिमोलिकुलर लेयर ही चलेगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, देयरफॉर चेंज इन फ्री एनर्जी इज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव रहेगी, ये याद रखना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इन अ सिस्टम इन व्हिच रेंडमनेस डिक्रीजेस, डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, और हमारा जो टी है वो ऐसा होना चाहिए कि टोटल इक्वेशन नेगेटिव। Hence, adsorption is always exothermic. Adsorption of hydrogen over platinum is called occlusion. तो ये स्पेसिफिक टर्म है, आ सकती है एमसीक्यू टाइप में कि occlusion किसे कहते हैं, जब हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के ऊपर एडसॉर्ब होती है तो उसे occlusion कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडसॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस और व्हिच इट इज एडसॉर्ब, यानी कि एडसॉर्बेंट से एडसॉर्बेट को निकालने के प्रोसेस को हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन। नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, सम गैस मे बी एडसॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट्स ऑन डिफरेंट एडसॉर्बेंट्स, यानी कि हमारे पास एक अगर हमारे पास एक एडसॉर्बेंट है तो उसके ऊपर अलग-अलग गैसेस अलग-अलग रेट से अलग-अलग क्वांटिटी से एडसॉर्ब करेंगी, ठीक है, क्योंकि हर एक का जो अट्रैक्शन कांस्टेंट होता है ए होता है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए, वो हर एक का डिफरेंट होता है। सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एक्सटेंट होगी। नेचर ऑफ द गैस, ग्रेटर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ग्रेटर आर द वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वही बात है, एंड thus greater is the absorption. फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। एडसॉर्प्शन एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जो इसमें इक्विलिब्रियम होगा वो होगा गैस जो कि एडसॉर्बेट है और जो सॉलिड जो कि एडसॉर्बेंट है। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, जो गैस एडसॉर्ब हो चुकी है उस एडसॉर्बेंट पे प्लस हीट निकलेगी, क्योंकि ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। अब ये चैटलियर प्रिंसिपल लगाएंगे तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो एडसॉर्प्शन को कम करेगा, ये फिजिक्स ऑप्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडसॉर्प्शन कम होगा और वैसे ही वाइस वर्सा। अब लास्ट है प्रेशर। एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उतना ज्यादा वो क्लोज आते जाएंगे, उतनी ज्यादा वो फोर्सेस बढ़ती जाएंगी। तो ये कह रहे हैं उसका इफेक्ट और भी ज्यादा होगा अगर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो और उसकी लो वैल्यू। एक और पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडसॉर्बेंट। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो बोर्न हेबर प्रोसेस है जिसमें अमोनिया बनाते हैं, तो उसमें एक कैटलिस्ट यूज होता है पाउडर्ड आयरन विद मोलिब्डेनम एज प्रमोटर, ठीक है। जो जैसे प्रमोटर्स होते हैं, इनका काम यही होता है जो कैटलिस्ट होता है उनको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उनके पोर्स को ज्यादा से ज्यादा खोल देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके। Activation means increasing the absorbing power of the solid adsorbent, चाहे वो कैटलिस्ट के रूप में हो, चाहे वो एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज करे या उसकी एक्टिवेशन को बढ़ाए। This can be done by subdividing the solid adsorbent, उसको डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और बाय रिमूविंग, हो सकता है उससे पहले भी उस गैस के एड्सॉर्ब होने से पहले भी कुछ गैसेस ऑलरेडी एड्सॉर्ब हो, तो उसे और एड्सॉर्ब होने नहीं देंगी, तो उसे हटाकर जो पुरानी गैसेस हैं उन्हें हटाकर हम उसकी एक्टिवेशन कर सकते हैं। उसके बाद है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। इट इज अ क्लोज ऑफ द मास ऑफ गैस एब्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट वर्सेस इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि कुछ ऐसा सा प्लॉट होता है। तो जस्ट हमें ये ऐसे बताता है, जो ये ग्राफ है ये हमें ऐसे इंडिकेट करता है कि भाई एक पर्टिकुलर प्रेशर पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि लेट्स से यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो कुछ टाइम तक वो जो मास ऑफ गैस एब्सॉर्ब्ड है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ सर्टेन लिमिट के बाद जैसे प्रेशर जब यहाँ पर आ गया तो ये कांस्टेंट हो जाती है। तो इस ग्राफ को प्लॉट किया है फ्रेंडली ने, फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जैसे यही इंडिकेट कर रहा है, जैसे लीड चैटलियर में भी हम ऐसे ही प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इट गिव्स एन
empirical relationship between the quantity of gas absorbed by unit mass of solid adsorbent and pressure at a particular temperature। वही बात है कि टेम्परेचर पर्टिकुलर है, कांस्टेंट है, और मास ऑफ गैस एब्सॉर्ब वर्सेस प्रेशर का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है कि मास ऑफ गैस एब्सॉर्ब अपॉन मास ऑफ एडसोर्बेंट इक्वल्स टू के, के क्या है, सम कांस्टेंट है, इनटू प्रेशर अप्लाइड इनटू 1 बाय n, रेज़ टू, ठीक है, p की पावर 1 बाय n, where x is the mass of gas adsorbed on mass m of the adsorbent at pressure p, k and n are constants which depend on the nature of adsorbent। ये important है, जो इसके constants हैं वो nature of adsorbent पे depend करते हैं, and the gas at a particular temperature, if which temperature पे प्लॉट किया होगा। at low pressure पे क्या होगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी और इक्वेशन ये बन जाएगी। हाई प्रेशर पे n की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, n is greater than 1, और जब n greater than 1 हो जाएगा तो p की पावर 1 by n, ये इसका जो फैक्टर है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यानी कि जब हमारा प्रेशर ज्यादा होता है, हमने देखा ही था कि मास ऑफ गैस एब्सॉर्ब कांस्टेंट होने लगती है, तो वही बात है k होने लग जाएगा। ये p की पावर 1 by n है तो n बढ़ेगा, 1 by n और कम हो जाएगा और उसका सिग्निफिकेंस कम हो जाएगा। अब हम लॉगरिथम लेते हैं, तो जब हम log x by n को log p के साथ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसकी स्लोप होगी 1 by n और इंटरसेप्ट होगा log, यहाँ पे g आएगा, सॉरी, log k। The factor 1 by n have values from 0 to 1, तो 1 by n की वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक वेरी करते हैं। अब अगर हम यही फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई करें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये पड़ेगा मास ऑफ द गैस एब्सॉर्ब, ये वही एब्सॉर्बेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन जो p की जगह c आ जाएगा, और जो c होगा ये होगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन है हम वो डालेंगे प्रेशर की जगह। तो जब भी हमारे पास सॉल्यूशंस का क्वेश्चन आएगा तो हम इस इक्वेशन से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ आते हैं एप्लीकेशंस एब्जॉर्प्शन की, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें वैक्यूम चाहिए होता है तो हम कुछ ऐसे एब्जॉर्बेंट्स को चुनते हैं जो कि गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एयर में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे सिलिका जेल वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ऐसे ही कुछ एब्जॉर्प्शंस होते हैं जो कि एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे हमारे पास वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और हमारे पास कुछ ऐसे एब्जॉर्बेंट्स होते हैं जो कि हमें गैस मास्क, जैसे कि स्मोक, जिस फायर एक्सटिंग्विशर वाले हैं, स्मोक से बचाने के लिए कुछ गैस मास्क होते हैं, उनमें यूज किए जाते हैं, या फिर कोल माइंस में जहाँ पे हार्मफुल पार्टिकल से बचना होता है। Silica and aluminium gels are used as absorbent for controlling humidity, remover of coloring matter from solutions, dyes वगैरह के लिए जो डाई होती हैं उनके लिए होता है। It is used in heterogeneous catalysis, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। In separation of inert gas, क्योंकि जो inert gases होती है वो केमिकली तो किसी के साथ रिएक्ट करती नहीं है, लेकिन उनका हर एक का वैन डर वाल्स कांस्टेंट, जो अट्रैक्शन कांस्टेंट होता है वो अलग अलग होता है, इसके बेसिस पे हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं एज एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, ठीक है। इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्प्शन रेट होता है, एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Why does physics option decrease with the increase of temperature? ये हम कर सकते हैं उस इक्वेशन के साथ, जैसे डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T इनटू डेल्टा S, दोनों ही नेगेटिव हैं, डेल्टा H और डेल्टा S, तो T को कम होना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Physics option is exothermic in nature, therefore in accordance with Lee-Chatelier, अब हम Lee-Chatelier भी लगा सकते हैं कि भाई it decreases with an increasing temperature, क्योंकि exothermic का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो प्रोसेस है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। This means that physics option occurs more readily at a lower temperature, इसे हम Gibbs energy से भी कर सकते हैं। Second question है, why are powder substances more effective adsorbents than their crystalline forms? ये क्यों होता है? क्योंकि जितना ज्यादा पाउडर होगा उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जितना सरफेस एरिया उतना एक्सटेंट होगा एब्जॉर्प्शन। अब इसका आंसर देखते हैं।
Powdered substances are more effective as absorbent because when a substance is powdered, उसका surface area बढ़ जाता है, absorption भी बढ़ जाएगा। तो ये हमारा पूरा वीडियो हो गया। तो थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी हो या फिर आपके कुछ सजेशंस हो, कमेंट्स हो, डाउट्स हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो थैंक यू।